देखिए समरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 नवंबर को इसने परचेज किया 100 गोल्ड एंड फॉर 10 लाख एंड जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 2%। गोल्ड की फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई 10 लाख से 9 लाख एज ऑन दिस। तो सबसे पहले हमें परचेज वाला एंट्री पास करना है स्टार्टिंग में। तो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज पे फेयर वैल्यू बताना है एंड उसके बाद ईयर एंड पे ट्रांजैक्शन करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमने एज ऑन द डेट ऑफ परचेज एंट्री की है जब व्हेन इट इज़ बोनी ओनली बाय द सेलर यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल एसेट है टू बैंक बिकॉज इट इज़ ओनली बोनी बाय सेलर। तो यहाँ पे हमारा एज इट इज़ 10 लाख आ जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट जो है 10 लाख उसमें से हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9,80,000 और जो है लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन से आ जाएगा एंड दैट वुड बी 20,000। ठीक है, उसके बाद इफ़ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज बोनी बाय बोथ बायर प्लस मतलब बोनी बाय बोथ सेलर प्लस परचेजर यानी कि सेलर प्लस बायर। उस केस में क्या होगा बायोलॉजिकल एसेट, उस केस में हमारे पास होगा बायोलॉजिकल एसेट और टू बैंक। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एसेट हमारे पास कितना था 10 लाख व्हेन इट इज़ इनकर्ड बाय बोथ बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट 8 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10,20,000। बायोलॉजिकल एसेट रिमेन सेम 9,80,000। लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन कितना हो जाएगा दैट विल बी 40,000। फिर ईयर एंड पे तो एक ही एंट्री पे ईयर एंड पे हमें बता रखा है कि बायोलॉजिकल एसेट कम्स डाउन टू दी 10 लाख का जो था वो कितने पे हो गया 9 लाख पे। तो एक्चुअली में ये 10 लाख का नहीं था 9,80,000 का था जो कि 9 लाख का होगा। अब यहाँ पे भी हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 18,000 डिडक्ट करोगे तो 882 एंड ओरिजिनली द बायोलॉजिकल एसेट वाज ऑफ 980। तो इसमें से डिडक्ट हो जाए यानी कि 98,000 से फॉल हो गया। तो लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट टू बायोलॉजिकल एसेट कितने पे आ जाएगा 98,000 से कम हो जाएगा। लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट टू बायोलॉजिकल एसेट। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये पूछा है कि XYZ 1 दिसंबर को परचेज कर रहा है इतना शिप एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% ऑफ द मार्केट प्राइस एंड शिप वॉज इनकर्ड बाय हिम बाय दी सेलर। अब शिप की फेयर वैल्यू इस तरह से इतने बढ़ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतना है एंड ये जो है ऑल इज़ इनकर्ड बाय दी सेलर। इनकर्ड करा है, कहाँ गया लिखा था सेलर ही बियर कर रहा है। तो इसमें भी सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही है कि ये सारा डेटा हमने लिख लिया कि इसमें बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक पहले हमने इस पर रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस की, इसमें से लॉस है 10,000 का। उसके बाद ये 5 लाख का 6 लाख हो गया, 6 लाख यानी कि इसमें से 2% डिडक्ट करने के बाद जितने का भी हुआ तो उसके बाद हमारा गेन आ गया था बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। तो दिस वे वी डन दिस। क्वेश्चन नंबर 2 ईजी था, क्वेश्चन 1 के कंसेप्ट ही यूज़ करके था। तो जो फेयर वैल्यू है लेस, क्योंकि हमें क्या है बायोलॉजिकल एसेट का तो फेयर वैल्यू पे ही दिखाना होगा बिगनिंग में भी और ईयर एंड पे भी। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ शिप ऑन द डेट ऑफ परचेज इतना आया एंड एक्सपेंसेस वुड बी रिकॉग्नाइज इन P&L। लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन जो भी था फिर 31 मार्च को मेजर किया इतने पे एंड वुड बी रिकॉग्नाइज P&L में अगेन रिकॉग्नाइज होगा। तो पहले तो लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन था, फिर गेन था ड्यू टू चेंज इन फेयर वैल्यू। ईजी है। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट कंसेप्ट तो सिमिलर है। सबसे पहले एंटिटी ए परचेज करिए, इतनी परचेज प्राइस है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दे रखा है, सेल प्राइस दे रखा है, उसके बाद हमें ऑप्शनल फी दे रखा है 2% एंड हमें फर्दर कंप्यूट करना है। सबसे पहले ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन में हमें क्या करना है बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक एंड देयर विल बी लॉस ऑफ इतना। देखो बायोलॉजिकल एसेट है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑप्शनल फी ऑन दिस अमाउंट हमने दे रखी है और व्हेन इट इज़ इनकर्ड बाय बोथ परचेजर एंड सेलर तो इसमें भी फर्दर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ईयर एंड पे जो है उसका प्राइस इतना हो गया है, तो इसमें से हम डिडक्ट करके बताएंगे कि इसका ऑप्शनल फी 2% एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली हमें गेन मिल जाएगा बायोलॉजिकल एसेट का। इजी है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए फर्दर इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक फार्मर के पास 3 साल की ओल्ड कैटल है जिसकी फेयर वैल्यू एज ऑन डेट दिस इतनी है और नंबर ऑफ कैटल इज़ 250। उसके बाद जो फेयर वैल्यू 3 ईयर ओल्ड कैटल की, तो स्टार्टिंग में हमारे पास हमें ये गिवन है कि स्टार्टिंग में भी है फेयर वैल्यू 3 साल की जो कैटल है उसकी 31 मार्च 2002 यानी कि 1 साल बाद इतनी है 60 पर कैटल एंड 4 ईयर ओल्ड जो कैटल है उसका कितना प्राइस है इतना। अब हमें प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज निकालना है। देखो अब 31 मार्च 2002 को ये 3 साल की है और 31 मार्च 2002 को ये 4 साल की है, तो फिजिकल चेंज हो गया इन दोनों का
डिफरेंस विल बी दी फिजिकल चेंज, मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा। एंड प्राइस चेंज में क्या, पहले इससे हम परचेज डेट का निकालेंगे, तो परचेज डेट का कितना आएगा 13750 डिवाइड बाई दिस, तो हमारे पास परचेज प्राइस आ जाएगी 50। उसके बाद हमारे पास 1 साल पहले 3 साल के केटल का 55 प्राइस है, और 1 साल बाद वापस 3 साल के केटल का इतना ही प्राइस है, तो इससे हमारे पास प्राइस चेंज आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली हमने कंप्यूटेशन भी कर ली इस तरीके से। ये यहाँ है करेक्ट। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबकी सारी चीज़ों को कंसिडर करके प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज वगैरह बताना है। इजी क्वेश्चन, इस सच इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी। देखिए सबसे पहले क्या है, हर्ड ऑफ टोटल 15 काउज है जो कि 4 ईयर ओल्ड की है, जिसका प्राइस है ₹500,000 पर। ये सारा डेटा भी थाउजेंड्स में, ठीक है। तो ₹5 तो हम सारा थाउजेंड्स में ही सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद रुपीज़ ये हमें दे रखा है ₹500,000 पर काउ दे रखा है इन एम डेयरी फार्म, एंड दिस एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। अब जो एक काउ है वो 4.5 साल की है, जिसे परचेज़ किया जा रहा है इतने पे, और एक वन काफ वॉज बॉर्न, और किसी को भी सोल्ड और डिस्पोज ऑफ नहीं किया। अब हमें दे रखा है कि 4 गाय हैं जो कि इतने साल की हैं, एज ऑन ओपनिंग डेट पे दे रखा है, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हमारे पास टोटलिटी में अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक तो 4 साल की काऊ है, एक 5 साल की काऊ है, और एक न्यू बॉर्न बेबी काऊ है, यानी कि उसका हैप्पी बर्थडे आने वाला है। इससे हमें ये पता चलता है। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज निकालना है। तो हम साथ के साथ स्टेटमेंट भी बनाते हुए चलते हैं। देखो जब मैंने स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने लिख लिया कि मेरे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है ऑफ अ काऊ, तो 15 काऊ है, एंड उसका क्या है 500। तो ऐसे करके मेरे पास ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब मुझे प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज बताना है, किसका प्राइस चेंज बताना है, फिजिकल चेंज बताना है 5 साल, 4.5 साल और न्यू बॉर्न बेबी। अब न्यू बॉर्न बेबी उसके बाद फर्दर और परचेज़ भी किया, तो परचेज़ का मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 520 में परचेज़ किए, और 1 काफ बॉर्न यानी कि हैप्पी बर्थडे उसका, एंड दैट इज़ प्योरली फिजिकल गेन। तो वो कितने से हो गया हमारे पास 1 काफ वॉज बॉर्न ऑन 1 अक्टूबर पे। उसकी प्राइस देख लो, देखो 1 अक्टूबर 2001 को न्यू बॉर्न काफ का 400, तो दिस इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द फिजिकल चेंज। उसके बाद अब हमें मेन तो कंप्यूटेशन करनी है प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज की। तो देखिए फिजिकल चेंज यानी कि सेम डेट पे वो काऊ कितने साल की हो रही है। और सबसे पहले मैं प्राइस चेंज बता देती हूँ। देखो प्राइस चेंज में मतलब कि सेम उम्र की काऊ बट प्राइस में फ़र्क, तो दैट इज़ द प्राइस चेंज। अब 4 साल को वो 1 अप्रैल 2001 को 4 साल की काऊ 500 की थी, और उसके बाद 31 मार्च 2002 को वही 4 साल की काऊ कितने की हो गई है, 4 साल की काऊ 516 की हो गई है। तो 516 माइनस 500 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया हमारा प्राइस चेंज फॉर द 4 ईयर ओल्ड काऊ। वैसे हमें प्राइस चेंज निकालना है। अब देखो हमारी 4.5 साल की काऊ थी 1 अक्टूबर को, एंड जिसका प्राइस था 520। 4.5 साल की काऊ थी 1 अक्टूबर को, अब वही 31 मार्च को भी 4.5 साल की होगी। 4.5 साल की काऊ 31 मार्च को 540 पे, तो प्राइस में चेंज आया 20 से। उसके बाद 0 साल की काऊ थी 1 अक्टूबर को जो कि 400 थी, जो कि हमारा फिजिकल, जो कि इस काऊ का फिजिकल चेंज भी था। अब वही 0 साल की काऊ 31 मार्च पे भी न्यू बॉर्न काफ़ी होगी, एंड जिसमें 410, तो इससे हमें प्राइस चेंज हो गया 10 का। तो ये सारे डेटा जो है प्राइस चेंज से रिलेट करते हैं 240, 20 एंड 10। उसके बाद फिजिकल चेंज कैसे होगा, तो देखो 2002 को ही जो काऊ 4 साल की थी वो 2002 को ही 5 साल की हो जाती है। तो ये उम्र से जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो अब 2002 को हमारी 5 साल की काऊ इतनी है, और 2002 को ही 4 साल के काऊ कितने हैं 2002 को ही, तो ये हो गया 560 माइनस 516, 15 काऊ तो 660 हो गया। उसके बाद एक काऊ जो थी 4.5 साल की वो 5 साल की हो जाएगी। तो 4.5 साल की काऊ 31 मार्च 2002 को 540, और वही काऊ 5 साल की हो जाएगी 560। तो इससे हमारा इतना इस काऊ का फिजिकल चेंज आ गया। और उसके बाद जो न्यू बॉर्न काफ थी वो पहले तो 31 मार्च को वो इतने की थी, और वही 31 मार्च 2002 को आधे साल की हो जाती है। तो उससे भी हम ये आ जाएगा फिजिकल चेंज। ऐसे करके सारी कंप्यूटेशन हमने कर ली, एंड अकॉर्डिंगली ये डेटा ऐसे हमने लिख लिया कि इतना प्राइस चेंज हुआ, इतना फिजिकल चेंज हुआ। एंड उसके बाद P&L का एक्सट्रैक्ट बना दिया। P&L का एक्सट्रैक्ट में ये तो था ओपनिंग, फिर फर्दर और परचेज़ की। फिजिकल चेंज में ही वो न्यू काफ भी आ जाएगा और बचा हुआ दूसरा बैलेंस आ जाएगा, और प्राइस चेंज में हमें निकाला था, एंड आइडियली दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। ईजीएस्ट है। देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, साथ साथ पढ़ते रहना।
एंड मैं इजीली बता दूँगी कि लिखा क्या है। देखिए कंपनी एक्स जो है वो परचेज करी 100 कॉट, जिसका ऑक्शन प्राइस है 1,30,30 सितंबर 2001 को, एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है 1,000, डेट इज सिमिलर है कॉस्ट टू एंड वुड बी इनकर्ड। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है डेट इज इनकर्ड बाय सेलर ओनली, एंड एडिशनली देर आर 2% सेलिंग फी है ऑन द मार्केट प्राइस इनकर्ड विच इज़ ऑल्सो इनकर्ड बाय द सेलर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ तक। तो फिर 31 मार्च 2002 द मार्केट वैल्यू ऑफ गॉड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वी हैव रिपोर्टिंग डेट डेट इज़ 30 सितंबर और 31 मार्च, तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2002 को मार्केट वैल्यू ऑफ गॉड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इतना, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और एक्शनल फी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 जून 2002 को एक सॉल्व करा 18 कॉड जो है हम बेचेंगे। अब जब भी कॉड बेचेंगे तो वो किस पे जाएगी, कैरिंग अमाउंट पे जाएगी। तो 18 कॉड सॉल्व कर दिया 20,000, एंड उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, ऑक्शनल फी लग रही है। तो कट कुटा के पैसा कितना मिलेगा उस हिसाब से पता चल जाएगा। 15 सितंबर को फेयर वैल्यू जो है इतनी है। 15 सितंबर के डेट से हमें क्या मतलब, हमें तो रीमेजरमेंट जो है इन 2 स्पेसिफिक डेट पे करना है, तो ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। 42 गॉड्स जो है स्लॉटर की जा रही है ऑन दैट डे, बट स्लॉटरिंग हो रही है तो गॉड जा रही है, अब जा रही है तो कैरिंग अमाउंट पे जाएगी। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ कैरकेस ऑन द डेट डे इज दिस। एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है टू सेल द कैरकेस इज इतना, नो अदर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड। 30 सितंबर 2002 को मार्केट प्राइस जो है रिमेनिंग 40 गॉड को इतना है। एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इतना है, एंड देयर इज 2% ऑक्शनल फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गॉड पेबल बाय द सेलर। पास करना है जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हमने गिवन इन्फॉर्मेशन जो अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा लिख लिया है ताकि हमें करने में थोड़ी ईजी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि सिंपली फिर हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो 30 सितंबर को हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट हमने ख़रीदा, एंड कितना पैसा गया, बिकॉज इट इज़ इनकर्ड बाय सेलर ओनली, तो इसमें तो इतना ही होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स में 2% ऑक्शनल फी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बचा हुआ लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। बायोलॉजिकल एसेट इतने का गया। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल एसेट में रीमेजरमेंट हुआ और इंक्रीज़ हो गया। तो रीमेजरमेंट और इंक्रीज़ हुआ, एंड उसमें हमें दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ये सारा इनकर्ड बाय द सेलर, तो 2% ऑक्शनल फी और ये डिडक्ट करके हमारे पास इतना आया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बायोलॉजिकल गेन आया है वो कितना आया, 9,800। तो हमारा वैल्यू किस पे होगा अभी, दैट इज़ 16,800। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जून को हमने 18 कॉट बेच दिया। अब 18 कॉट बेच दिए तो 106,800 पे हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया था। तो 18 का प्रोपोर्शनेट हमने इतना निकाला, तो अल्टीमेटली हमारा 18 कॉट का कितना है, इतना है। 82 का तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था। उसके बाद तो ये तो कैरिंग अमाउंट पे चला गया, एंड इसका हमें कितना पैसा मिल रहा था, तो 20,000 तो मिल रहा था, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑक्शनल फी डिडक्ट करके इतना मिला। तो अल्टीमेटली हमें बायोलॉजिकल एसेट गया इतने का और पैसा इतना मिला, तो गेन हो गया। उसके बाद 15 सितंबर रीमेजरमेंट डेट थी, तो 15 सितंबर इज़ नॉट द रिपोर्टिंग डेट, तो ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद 15 सितंबर को स्लॉटरिंग भी हुआ, तो स्लॉटरिंग कितना हुआ, 82 गॉड्स का। तो हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना होगा 82 गॉड्स का, करेक्ट। अब देखो उसके लिए मैंने क्या किया कि 42 गॉड्स का स्लॉटरिंग हुआ, तो 106,800 तो 100 पे था, तो 42 का कितना होगा ये, तो कैरिंग अमाउंट कितने से चला जाएगा, बायोलॉजिकल एसेट इतना। अब बैंक में कितना पैसा आया, तो हमें स्लॉटरिंग में 48,300 तो मिले, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्लॉटरिंग कॉस्ट दोनों डिडक्ट करने के बाद इतना आया। तो बायोलॉजिकल एसेट में अल्टीमेटली हमें लॉस हुआ। लॉस होने के बाद उसके बाद तो वापस से 30 सितंबर को जो रिमेनिंग गॉड है उसका फेयर वैल्यू इतना हो गया। अब रिमेनिंग गॉड कितना था, 42 का कैरिंग अमाउंट कितना है, 42,720, और हुआ कितना, तो इसमें से 2% ऑक्शनल फी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिडक्ट किया, तो बायोलॉजिकल एसेट इतने से इतना हो गया, तो गेन हुआ। तो बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट दैट इज़ 784। देखो क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रखा है। सबसे पहले 30 सितंबर, देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डेट, देन सेल ऑफ गॉड, गेन ऑन सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इन्होंने एक COGS टू बायोलॉजिकल एसेट जो कैरिंग अमाउंट पे बता रखा है, एंड फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस को इस तरीके से बता रखा है, फिर बैंक टू बायोलॉजिकल एसेट, एंड इसमें हमारा गेन इतने का आ रहा है, एंड बायोलॉजिकल टू इतना। तो बस इनका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का अलग तरीका है, अदरवाइज हमारे सारे गेन लॉस मैच कर रहे हैं, करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा नहीं है लास्ट में प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, बट हमें बताना है अकॉर्डिंगली कितना चेंज वगैरह हुआ है। जनरल एंट्री फॉर द अबाउट विद रिस्पेक्ट टू काउज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना क्लोजिंग डेट पे कितना आ रहा है। तो देखो XY लिमिटेड फार्मिंग एंटिटी वेयर काउज आर मिल्क ऑन अ डेली बेसिस, मिल्क इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग सॉल्ट मिल्क है उसको सोल्ड कर दिया जाता है ना वीकली। ऑन 1 अप्रैल XY लिमिटेड हर्ड ऑफ 500 काउसेज, सारी 3 साल के। उसके बाद 20 काऊ मर जाती है 30 सितंबर को, फिर हम उसके रिप्लेसमेंट में 20 काऊ और परचेज़ कर देते हैं जो कि 1 साल की होगी, एंड 1000 का लीटर है जिसे बेचा जाता है, इन्वेंट्री में है, तो ये अकॉर्डिंगली हमें
फर्दर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखिए इन्वेंट्री का तो हमें सीधे सीधे दे रखा है कि 1000 का मिल्क है, 20 रुपये है सेलिंग कॉस्ट के बाद 19 का हो जाएगा, तो इन्वेंट्री बिल भी 19,000 एट द ईयर एंड। उसके बाद जो हमारे पास 500 काऊ है, 500 काऊ जो है वो कितने साल की, 3 साल की, 1 अप्रैल को 3 साल के काऊ का फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा ऑफ बायोलॉजिकल एसेट 27,000 माइनस कॉस्ट टू सेल टू काऊ इज़, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू पे, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट को तो फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, तो 27 माइनस 1000 26,000 मल्टीप्लाई 500, तो हमारा फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल एसेट इतना आ जाएगा। अब इतना आ गया, ये 500 काऊ पे है। अब क्योंकि 30 सितंबर को 20 काऊ मर जाती है तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 5,20,000, तो 5,20,000 एंड दिस विल बी दी लॉस ऑन डेथ और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर को 20 काऊ और ख़रीद लेंगे। अब उसका प्राइस क्या होगा, वो 1 साल की होगी। 1 अक्टूबर को काऊ 1 साल की है, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई विथ 20 काउज है, जबकि उसको ख़रीदने में कितना पैसा लग रहा है, परचेज़ करने में 20 × 21,000, ठीक है। तो 20 × 21,000 एंड द कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द सैलरी है हर जगह, तो ये तो इतना हमें लॉस हो गया। उसके बाद हमने क्या क्या किया, उसके बाद रीमेजरमेंट किया कि जो हमारी 1 साल की काऊ थी, एक वो 31 मार्च को कितना आ जाएगा, 1.5 साल के, तो 23,500 माइनस इतना कर दिया, फेयर वैल्यू पे मेज़र करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ये काऊ हमारी इतनी क्या आ गई, 20 काऊ है, तो इतने का क्लोजिंग डेट पे, जबकि ओपनिंग में वो 4 लाख की थी। तो इस तरीके से हमें इसमें गेन हो गया 48,000 का। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन मेजरमेंट इतने से हो गया। फिर सेकंड वाले में है कि हमारा 3 साल के काऊ जो है 4 साल के हो गई। 31 मार्च को इसकी रेट ये है, लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट को इस पर प्रेजेंट करेंगे। ये 480 काउस थी, क्योंकि 20 काऊ तो मर गई थी, तो इतने पे आया। जबकि हमारा प्रोपोर्शनेट, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3 साल के काऊ को 26,000 मल्टीप्लाई 480, तो इतना है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव लॉस ऑन रिकॉग्निशन टू बायोलॉजिकल एसेट। ये ऐसे हो गया, 288 का लॉस आ गया, करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइडियली क्या करना है कि हम क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। मून लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल, कंपनी कैरी आउट कर रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज कर रहा है लैंड, फिर परचेज कर रहा है 200 काउज 2 साल के है 10 लाख में, एंड ग्रांट रिसीव कर रहा है, एंड ग्रांट नॉन रिफंडेबल है। अब ग्रांट नॉन रिफंडेबल है तो वो PNL में जाइए। फॉर अ ईयर इतने एक्सपेंसेस कर रहा है, PNL के एक्सपेंस है। 1 अक्टूबर को 100 काउस बोर्न हो गई। अब बोर्न हो गए तो दिस इज़ प्योरली द फिजिकल चेंज। तो अगर देखो 1 अक्टूबर को 100 काउ एंड कितने साल की है, 0 साल की, न्यू बोर्न काउस ऑन 1 अक्टूबर, तो 1100 मल्टीप्लाई 100 काउस, 1,10,000 इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड उसके बाद एंड प्राइस चेंज अगर हमें निकालना हो तो देखो प्राइस चेंज क्या है, सेम डेट पर प्राइस चेंज भी निकाल सकते हैं। प्राइस चेंज यानी कि जो 0 ईयर्स की काऊ होगी 31 मार्च को 2002 को, सेम उम्र की यानी कि 0 ईयर्स की ऑन दी बिगनिंग। एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो रही है कि मतलब चलो प्राइस चेंज तो ठीक है कि 31 मार्च 2002 को 0 ईयर वाली काऊ वही 0 ईयर की काऊ 31 मार्च 2001 को, तो ये प्राइस चेंज हो जाएगा। अब 200 काउस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस क्या जाएगा हमारे पास इसका, तो क्लोजिंग बैलेंस तो आइडियली हमारे पास डायरेक्टली हम लिख लेंगे कि आधे साल की काऊ हो गई ना 31 मार्च को, तो क्लोजिंग बैलेंस तो इसका आएगा आधे साल के काऊ 31 मार्च 2002 को 100, तो 1,30,000। तो देखिए 1,30,000 फॉर काफ्स, ठीक है। और ये बैलेंस शीट पर्पज़ के लिए 200 काउस 31 मार्च को, जो कि कितने साल की हो जाएगी, 3 साल की, 3 साल की काऊ हो जाएगी 5,500 मल्टीप्लाई 200 काउस, तो ये हो जाएगी हमारे पास 11 लाख की डेयरी काउस, ठीक है। अब इन्वेंट्री के लिए तो हमें सीधे लैंड के लिए तो हमें एट द कॉस्ट पे मेजर करें। एंड उसके बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री को लेके थी कि इन्वेंट्री जो है 24 पे 3,000 लीटर, तो 24 पे 3,000 लीटर, ठीक है, 72,000। इन सारी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि अब देखो इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे तो ये तो एक्सपेंस हो गया 6 लाख 4 लाख एज इट इज़
6 लाख 4 लाख, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट फी अंडर में आएगी 10 लाख की, 10 मिलियन, ठीक है। एंड फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क, ये इनकम में भी आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास प्राइस चेंज और फिज़िकल चेंज, अगर हम 100 काउ को लेके देखें तो देखो 2 साल के काउ 3 साल की हो जाएगी एज ऑन द सेम डेट। तो 5500 माइनस 31 मार्च 2002 को 3 साल के काउ और 31 मार्च 2002 को ही 2 साल के काउ, तो 60,000 आ गया। ये हो गया फिज़िकल चेंज। प्राइस चेंज क्या होगा? 2 साल के काउ सेम डेट पर, 31 मार्च 2002 को 2 साल के काउ और 31 मार्च 2001 को 2 साल के काउ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख फॉर द डेयरी काउस, ठीक है। 1 लाख फॉर द डेयरी काउस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम काफ्स वाले में। एक तो फिज़िकल चेंज आ जाएगा 1 अक्टूबर को न्यू बॉर्न बेबी काउ 100 काउ, तो 1,10,000, तो ये फिज़िकल चेंज हो गया। अब इन्होंने एक और चेंज आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, पता नहीं क्वेश्चन में नहीं लिया है, कि जो न्यू बॉर्न बेबी काउ है वो 31 मार्च को कितने की हो जाएगी? आधे साल की हो जाएगी। तो आधे साल की काउ और एज ऑन दिस डेट, और आधे साल के काउ का फिज़िकल चेंज ये वाला नहीं आ रहा है इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि प्राइस चेंज क्या हुआ। आधे साल के काउ 0 ईयर के काउ 31 मार्च 2002 को, और 1,10,000 तो हमारा आ गया फिज़िकल चेंज। अब इसमें यह है कि आधे साल के काउ अगर हम प्राइस चेंज कंसिडर करें तो सेम ईयर के काउ ऑन डिफरेंट डेट, सेम ईयर के काउ यानी कि 0 ईयर के काउ 1 अप्रैल 2001 को और 0 ईयर के काउ 31 मार्च 2002 को। तो इससे हमारा प्राइस चेंज आ जाता है आइडली। तो ये 20,000 और 1,10,000। बट पता नहीं, मुझे इसमें से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। ये तो आ ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग एक और आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग एक और ये आना चाहिए था कि 0 ईयर्स की काउ जो है वो आधे साल की हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला चेंज भी आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। 1300 माइनस दिस मल्टीप्लाई 10,000 और भी आना चाहिए था, बट वो आ नहीं रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, बट यही है क्वेश्चन में। तो लैंड, द परचेज ऑफ लैंड इज नॉट कवर्ड बाय इंडियाज 41 द रेलेवेंट स्टैंडर्ड which would apply to this transaction is India 16. Under this standard, the land would initially be recorded at cost and depreciation over its economic life. This would usually be considered to be infinite. In case of land, no depreciation would be appropriate under cost model. No recognition would be made for post-acquisition changes in value of land. The allowed alternative treatment under revaluation would permit the land to be revalued under market value. Revaluation surplus taken to other comprehensive way follow the cost model follow करते हैं land का value क्या है। Under the fair value model let down 41, the nature of cow would be recognized in a balance sheet at the fair value. Increase in a price change, increase in a physical change. The difference between the fair value and its increasing would be recognized in P&L. This land relating to agriculture activity is not subject to normal requirement of India's. Under India's 41, agriculture grants are credited to income as soon they conditionally receivable rather than being recognized. And calves, they are biological and fair model is apply. The breeding fee are charged to income asset recognized in balance sheet. This is agriculture produce and this is discarded. तो ठीक है, तो दिस वे वी हैव एक चीज़ जो हमें कि इन्वेंट्री तो है, बट ये यहाँ मिल्क वाला फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क इनकम में भी आता है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी तो हो जाएगा। अब अजय अग्रवाल सर की जो पुरानी एडिशन वाली बुक है उसमें 8 ही क्वेश्चन थे। आई डोंट नो न्यू एडिशन में कितने हैं।